Hello everybody, welcome to our channel Law and Knowledge. I would like to request all of you to please go like and subscribe our channel. और आप सब लोग हम लोग को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक दी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का 6th पार्ट बना रही हूँ। तो आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं और अगर आप सब लोगों ने हमारे पहले वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए क्योंकि सिविल जज में वो जो पार्ट्स हैं वो बहुत हेल्प करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो विथ सेक्शन 17। तो सेक्शन 17 हमारा बोलता है डायरेक्शन फॉर अक्यूमुलेशन। अब देखो अक्यूमुलेशन का क्या मतलब क्या होता है। अक्यूमुलेशन का मतलब होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। अब डायरेक्शन कैसे इकट्ठा करना है उस बारे में हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में किस बारे में बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली प्रॉपर्टी के बारे में। तो जो भी चीजें प्रॉपर्टी से जनरेट हो रही है, जो भी इनकम गेन्स जो भी प्रॉपर्टी से जनरेट हो रहे उसको इकट्ठा करना, उसको अक्यूमुलेट करना और कैसे अक्यूमुलेट करना है वो चीज हमारा सेक्शन 17 बताता है। तो चलिए लेट अस रीड इट। वेयर द टर्म्स ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डायरेक्ट्स दैट द इनकम अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट हो रही है, शैल बी एक्यूमुलेटेड, इकट्ठी करनी है, आइदर होली और पार्टली। ठीक है, या तो पार्टली या तो होली। और कब तक करनी है हम लोगों का मतलब हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, या तो जो ट्रांसफर है उसके लाइफ टाइम तक, द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफर, और एक और कंडीशन दी या फिर 18 साल तक, जब से ट्रांसफर हुआ है उससे लेकर 18 साल तक जो भी प्रॉपर्टी की इनकम जनरेट हो रही है उसको इकट्ठा करना। अ पीरियड ऑफ 18 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर। ठीक है, अब देखो अब इसने एक और चीज बोली है, सच डायरेक्शन शैल सेव एज हियरिन प्रोवाइडेड बी वॉइड टू द एक्सटेंट to which the period during which the accumulation is directed exceeds the longer of the aforesaid periods। देखो अब जितना पीरियड दिया है उससे ज्यादा अगर हमने अक्यूमुलेट कर ली है, उससे ज्यादा हमने इकट्ठी कर ली है, जैसे यहाँ पे 18 साल तक बोला था उसने, ठीक है, 18 साल से मैंने 21 साल तक और कर ली है, तो वो जो 18 से लेकर 21 साल तक का जो बीच का टाइम है उस प्रॉपर्टी को हम वॉइड मानेंगे, उस कलेक्शन को हम वॉइड मानेंगे और जिसको डायरेक्शन दिया गया है कलेक्ट करने की वो अपने हिसाब से उसको यूज कर सकता है। आर वी क्लियर कि प्रॉपर्टी को इकट्ठा कब तक करना है। सबसे पहले तो जब तक ट्रांसफरर की लाइफ टाइम है, दूसरा उस ट्रांसफर की डेट से लेकर 18 साल तक हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं, उस प्रॉफिट को जो प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट हो रही है उसको हम इकट्ठा कर सकते हैं, अक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस सेक्शन में अब एक्सेप्शंस भी दी गई हैं। तो चलिए एक बार हम इसके एक्सेप्शंस देख लेते हैं। एक्सेप्शंस डायरेक्टली नहीं दिए लेकिन क्लॉज 2 में वही दी हुई है। दिस सेक्शन shall not affect any direction for accumulation for the purpose of अब कौन कौन से पर्पस है, 3 पर्पस है। या तो इस प्रॉपर्टी पे जो ट्रांसफरर है उसका कोई डेप्ट चल रहा है तो उसका जो इंटरेस्ट पे करना रहता है, तो हम इंटरेस्ट को क्या 18 साल के बाद छोड़ देंगे, नहीं, जब तक वो हमारा डेप्ट चलेगा हमें तब तक उस पे इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। या तो किसी बच्चे का इसमें मेंटेनेंस चल रहा है, उसका फायदे का उसके लिए पैसे कलेक्ट हो रहे हैं तो चिल्ड्रन के लिए भी, या फिर कोई मेंटेनेंस का क्लॉज इसमें लगा हुआ है कि हमें मेंटेनेंस देने के लिए अमाउंट जो भी प्रॉपर्टी से जनरेट हो रहा है वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो 3 चीजें ये इस सेक्शन की एक्सेप्शन में आता है। आर वी क्लियर अबाउट इट? लेट्स फर्दर मूव टू द सेक्शन 18। सेक्शन 18 जो बोलता है ट्रांसफर इन परपेचुइटी फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक। आप लोग को याद है मैंने परपेचुइटी का कहाँ बताया था? अगर नहीं याद है तो जाइए और पुराने वीडियोस को चेकआउट कीजिए, मैंने उसमें बताया है कि जो 18 सेक्शन है ये किसी एक सेक्शन का एक्सेप्शन है। तो जल्दी से जाइए पुराने वीडियोस में चेकआउट कीजिए और यहाँ पे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये 18 सेक्शन कौन से सेक्शन का एक्सेप्शन है।
ठीक है, तो ये जो रूल बोलता है ये जरूर मैं आपको बताऊंगी। देखो, इस जो सेक्शन 18 है ये बोलता है द रेस्ट्रिक्शन इन सेक्शन 14, 16 and 17 shall not apply in the case of transfer of property for the benefit of the public और सम रिलीजियस वर्क। देखो, इस सेक्शन में क्या है, ये जो सेक्शन है ये एक्सेप्शन है सेक्शन 14 का। इसमें ये बोला गया है कि जो भी प्रॉपर्टी आप किसी पब्लिक कॉज के लिए, सेफ्टी के लिए, हेल्थ के लिए या फिर रिलीजियस पर्पस के लिए देते हो तो वो आप फॉर एवर के लिए दे सकते हो। परपीचुइटी का मतलब ही ये होता है कि फॉर एवर के लिए कोई भी प्रॉपर्टी देना, फॉर एवर। तो यहाँ पे अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को कोई रिलीजियस पर्पस के लिए दिया है, मंदिर बनाने के लिए दिया है, हॉस्पिटल बनाने के लिए दिया है, या फिर कोई भी ऐसे ऐसे कोई भी पब्लिक वर्क के लिए दी है, तो ये प्रॉपर्टी फॉर एवर तक आप रोक सकते हो अपने पास। क्यों? क्योंकि ये आपने एक पब्लिक कॉज के लिए ये प्रॉपर्टी को दिया है। ओके, आर वी क्लियर अबाउट इट? लेट्स मूव फर्दर विथ अनदर इंटरेस्टिंग सेक्शन, सेक्शन 19। सेक्शन 19 बोलता है वेस्टेड इंटरेस्ट। अब देखिए, वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है। सबसे पहले तो वेस्टेड इंटरेस्ट को हम निहित हित भी बोलते हैं, जो एब्सोल्युटली बिना किसी कंडीशन के दिया जा रहा है। अब देखो, इस सेक्शन में बेसिकली क्या बोला गया है कि जो मतलब हम लेट्स रीड इट फर्स्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू इन अ वेरी सिंपल मैनर। Where on a transfer of property an interest therein is created in a favor of a person without specifying a time। यहाँ पे जो ट्रांसफर हो रहा है कुछ भी स्पेसिफिक टाइम नहीं है, ठीक है। When it is to take effect, कब इफेक्ट में आएगा वो टाइम नहीं बताया है। और इन टर्म्स स्पेसिफाइंग दैट इट इज टू टेक इफेक्ट फॉरविद और ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच मस्ट हैपन। लेकिन जो इवेंट बताया गया है वो होना फिक्स है, मतलब होएगा ही होएगा। जैसे मैंने बोला है कि ए प्रॉपर्टी देगा बी को, तो बी प्रॉपर्टी देगा ही देगा उसको, ठीक है। सच इंटरेस्ट इज वेस्टेड, ये जो इंटरेस्ट होगा वेस्टेड ही होगा, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल कोई कॉन्ट्ररी इंटेंशन इसमें ना हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसका मेन मोटो क्या है कि इवेंट जो है वो सर्टेन है ही सही। जैसे ए ने बोला प्रॉपर्टी देनी है बी के बेटे को देनी है, ठीक है। अब ए की जो प्रॉपर्टी है वो बी के बेटे के पास जाएगी ही जाएगी, भले बी जो है, जैसे साइकिल समझो आप लोग, ए बी और सी, ए से बी के पास जाएगी, बी से सी के पास जाएगी, लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है कि सी के पास प्रॉपर्टी जानी ही चाहिए। तो देखो, अगर बी की डेथ भी हो जाती है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो प्रॉपर्टी अल्टीमेटली सी के पास जाएगी ही जाएगी। और लेट अस टेक एन एग्जांपल, इसी को फर्दर ले जाते हैं कि सपोज सी की भी डेथ हो गई, अब किसके पास जाएगी प्रॉपर्टी? तो कोई टेंशन नहीं है, अल्टीमेटली प्रॉपर्टी है सी की ही, सी के रिप्रेजेंटेटिव्स के पास चली जाएगी वो प्रॉपर्टी, ठीक है। सो अल्टीमेटली वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ है? बेसिकली जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उसका मतलब ये ही हुआ है कि अल्टीमेटली उसके पास वो जाएगा ही जाएगा, उसी इंसान के पास वेस्ट होगा, ठीक है। समझ आया ये सेक्शन क्या है, वेस्टेड इंटरेस्ट। अब देखो, इसमें अभी मैंने बताया कि बी की भी डेथ हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी के पास तो जाएगी ही सही, और अगर सी की भी डेथ हो जाती है तो उसके भी रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जाएगी। देखो स्टेटमेंट में लिखा है अ वेस्टेड इंटरेस्ट इज नॉट defeated by the death of the transferee before he obtains the possession। अब अगर सी की डेथ हो भी जाती है कोई बात नहीं, उसके पास पोजेशन नहीं आया ना, डेथ हो गई कोई बात नहीं, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के पास वो प्रॉपर्टी चली ही जाएगी, ठीक है। सो आई वी क्लियर अबाउट द वेस्टेड इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट। लेट्स मूव अ बिट मोर फर्दर। अब बात करते हैं हम लोग सेक्शन 20 की। When unborn person acquires vested interest on transfer of for his benefit। अब देखो, इस सेक्शन को मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से आप लोग को समझाती हूँ। देखो, जब when child is in the womb, अगर बच्चा जो है वो मम्मी के टमी में है, वोम में है, तो क्या होगा? तो ये हो गया एक कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट हो गया। मैं आगे के सेक्शंस में आपको बताऊंगी कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट क्या होता है, लेकिन as soon as
अगर वो बेबी बॉर्न हो गया तो अब हो गया वेस्टेड इंटरेस्ट, ठीक है, क्योंकि लिए वो लाइफ में आ गया, एग्जिस्टेंस में आ गया, तो अल्टीमेटली वो प्रॉपर्टी उसके पास जानी है, मतलब जानी ही है, ठीक है। जब वो मम्मी की वूम में है तो क्या होगा, कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट होगा, और जैसे ही वो बाहर आ जाएगा तो क्या हो गया, वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया। भले उसको अभी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, वो उस प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि जब वो मेजॉरिटी को अटेंड करेगा, 18+ हो जाएगा, तब उसको वो प्रॉपर्टी दी जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली जब वो बॉर्न हुआ तो उसके पास प्रॉपर्टी तो चली ही गई ना, क्या हुआ, वेस्टेड इंटरेस्ट आ गया ना, ठीक है। तो लेट अस रीड इट्स स्टेटमेंट वंस। Where on a transfer of property an interest therein is created for the benefit of person not then living, he acquires upon his birth unless a contrary intention appears from the term of transfer a vested interest, although may be entitled to be enjoyment therein thereof immediately on his birth। अब देखो, प्रॉपर्टी बॉर्न होने के बाद ही उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, लेकिन वो इंजॉय अभी नहीं कर पाएगा उसको, ठीक है। तो व्हेन अनबॉर्न एक्वायर्स वेस्टेड राइट, व्हेन दैट अनबॉर्न चाइल्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस, अदरवाइज व्हेन ही इज इन वोम द राइट वुड बी कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट, ओके। तो चलिए अब मैं आपको समझाती हूँ कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट होता क्या है। तो हमारा कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट कौन से सेक्शन में दिया गया है, सेक्शन 21, और यही हमारे आज के वीडियो का आखिरी सेक्शन है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट होता क्या है। देखो अभी मैंने आपको बताया कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट अगर वो वूम में है तो अनसर्टेन कंडीशन है ना। देखो प्रैक्टिकली बात करें, हमें नहीं पता ना वो चाइल्ड जब बॉर्न होगा तो वो अलाइव होगा या फिर डेड होगा, राइट। तो जो कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट होता है वो उसकी जो कंडीशंस होती है वो बहुत अनसर्टन होती है, मतलब जो इवेंट होने वाला है वो अनसर्टन होता है, ठीक है। इवेंट हो भी सकता है, इवेंट नहीं भी हो सकता है, लाइक पॉसिबिलिटी दोनों जगह है चीजें होने की और ना होने की, ठीक है। लेट अस रीड इट स्टेटमेंट। वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एन इंटरेस्ट देयरिन इज क्रिएटेड टू इन फेवर ऑफ अ पर्सन टू टेक इफेक्ट only on the happening of a specific uncertain event। अब देखो यहाँ पे जो इवेंट है वो अनसर्टन है, हमें पता ही नहीं है, ठीक है। और इफ a specified uncertain event shall not happen, हो सकता है वो इवेंट हैपन ही ना हो, such person thereby acquires a contingent interest। अब यहाँ पे contingent interest होगा इन द प्रॉपर्टी, क्यों, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना इवेंट होगा नहीं होगा, अनसर्टन है, क्या है। सच इंटरेस्ट बिकम अ कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। सच इंटरेस्ट, यही इंटरेस्ट बन सकता है वेस्टेड इंटरेस्ट इन द फॉर्मर केस ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट। अगर वो इवेंट हो गया, जो अनसर्टन इवेंट है, अगर वो हो गया तो वो कौन सा इंटरेस्ट बन जाएगा, वेस्टेड इंटरेस्ट बन जाएगा, क्यों। और अगर नहीं हुआ तो ऑब्वियसली इम्पॉसिबल हुआ, कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट ही हो गया ना ये तो, ठीक है। जैसे सपोज मैंने बोला, ए ने बोला कि वो बी को प्रॉपर्टी तब देगा जब वो शादी करेगा, तब। अब क्या, बी की मर्जी वो शादी करे या ना करे, अगर उसने शादी कर ली तो वेस्टेड हो जाएगा, अब अगर उसने शादी नहीं करी तो कॉन्टिजेंट हो जाएगा, है ना। अनसर्टन है भैया, हमें नहीं पता क्या होगा। वेस्टेड और कॉन्टिजेंट में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, वेस्टेड में जो इवेंट है वो सर्टन है, होगा ही होगा, लेकिन कॉन्टिजेंट में हमें नहीं पता कि वो इवेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब 21 में एक एक्सेप्शन भी दिया गया है, वेयर अंडर अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अ पर्सन बिकम्स एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट देयरिन अपॉन अटेनिंग अ पर्टिकुलर एज, and the transferor also gives to him absolutely the income to arise from such interest before he reaches that age, or directs the income or so much thereof as may be necessary to be applied for his benefit, such interest is not contingent। एज होने से पहले ही उसको वो चीज मिल गई, उसके जो बेनिफिट उसने कलेक्ट करे थे वो भी उसको मिल गए, तो इस केस में वो कॉन्टिजेंट राइट नहीं होगा। कौन सा राइट हो जाएगा, वो अल्टीमेटली वो वेस्टेड राइट ही हो गया, ठीक है। आर वी क्लियर अबाउट ऑल द सेक्शंस विच वी हैव स्टडीड इन टुडेज वीडियो। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछिए,
हम सारे डाउट्स को आपके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ओके, सो इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक इट and just stay tuned with Law and Knowledge. Thank you so much.